आज सबसे पहले हम आपको वो लाइनें दिखाएंगे जो चिंता की लकीरों जैसी दिखती हैं। ये लंबी लंबी लाइनें उन लोगों की हैं जो शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को शराब की दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा। फिर नए फाइनेंशियल ईयर, नए वित्तीय वर्ष के लिए जो है नया ठेका मिलेगा। और इससे पहले सभी व्यापारी जो शराब के व्यापारी हैं वो शराब का अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और कुछ जगहों पर स्थिति यह है कि लोग 3-3 घंटे इन लाइनों में लगकर शराब खरीद रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन हटाने के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोली गई थीं, तब भी इन दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी और लोग शराब के नशे के लिए कोविड को भी उस समय भूल गए थे। वो लाइनें भी आपको याद होंगी। ये शराब की दुकानों के बाहर जो लाइनें लगी थीं कोविड के समय में, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लाइनें उन लोगों की हैं जिन्हें शराब पीने की आदत है, शराब पीने की लत है। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि अगर शराब के लिए लोगों की भीड़ लग रही है तो ये एक बीमारी का लक्षण भी है। और इस बीमारी का नाम है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इस बीमारी में लोगों को पता होता है कि शराब पीने से उन्हें क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद वो शराब पीने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। जब खुश होते हैं तो खुशी में शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। जब दुखी होते हैं तो गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं। जब कोई दोस्त बहुत खुश होता है तो फिर उसकी पार्टी में शराब पीते हैं। और जब कोई दोस्त गमगीन होता है तो फिर उसका गम भुलाने के लिए उसके साथ शराब पीते हैं। जब अकेले होते हैं तब भी शराब पीते हैं क्योंकि अकेले हैं। और जब दोस्तों के साथ होते हैं तब भी शराब पीते हैं क्योंकि दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। यानी हर मौके पर लोग शराब पीना चाहते हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने शराब पीने का एक नया बहाना ढूंढा है, और वो ये है कि वहाँ पर शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। क्या करते, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, इसलिए हम घर पर शराब ले आए। लोग राशन पे कम है, दारू की ठेके पे ज़्यादा है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। पब्लिक ऐसे ही मारा मार कर रही है जैसे आज ही सारा लेके जाएगी, सारा पी लेगी। यहाँ पे सुबह से ये लगा हुआ है, ऑफर लगी है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है, पेटी के साथ पेटी फ्री है, और 2000 रुपए से ऊपर की खरीद पे एक बोतल वैसे फ्री है। लोग ज्यादा से ज्यादा दारू की बोतलें यहाँ से लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वाइन शॉप पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर चालू हो गया है। नोएडा में ऐसी सैकड़ों वाइन शॉप हैं जिन पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर जो है आज से चालू कर दिया गया है। एक बोतल के लो, एक बोतल फ्री मिल रही, पेटी के लो पेटी फ्री मिल रही। अब ना हमें ले ली 3-4 पेटी ले ली तो 6 पेटी 7 पेटी होगी भाई हमारे पास। हमें तो भाई 8 पेटी ली अभी। तो 8 पेटियां कितने की मिली? ये हमें 4 के पैसे दिए, 4 फ्री मिली। हमें लिए 32,000 रुपए दिए, 32 में 4 आई तो और 4 फ्री मिली। एक के साथ एक फ्री, लोग लाइन में लगे हुए जब भी नहीं मिल रही। कितने सारे मॉडल ब्रांड बिक रहे हैं, सब ब्रांड मिल रहे हैं। भीड़ तो समझ लो सुबह से हजूम लगा हुआ है। खुलने से पहले ही ठेके लोग बाग यहाँ बैठे हुए थे, इंतजार में थे खुलेगा तो हम तो लेंगे, छोड़ रखे हमने फिलहाल। शराब के लिए लगी इन लाइनों से आप दो बातें समझ सकते हैं। पहला, लोगों की ये लाइनें जाति, धर्म, गरीबी
और बेरोजगारी के सारे बंधनों को तोड़ देती हैं। और आपको इस भीड़ को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि इस देश में गरीबी और बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, क्योंकि इन लाइनों में गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं, अगड़ी जाति के लोग भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि उन्होंने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो आपको कहते हैं कि हालात उनके ठीक नहीं थे, घर के गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पैसा नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन आपको इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि उसने गरीबी के कारण, पैसा ना होने के कारण पान मसाला खाना छोड़ दिया, गुटखा या बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, या फिर शराब पीना छोड़ दिया। अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे आपसे कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि पैसा नहीं था, गरीबी थी, इसलिए पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चीन और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में भारत के लोग हर साल सबसे ज़्यादा 5 लाख करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं, और ये पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के 18.8% पुरुष और 1.3% महिलाएं नियमित रूप से शराब पीते हैं, जबकि 38% पुरुष और 8.9% महिलाएं नियमित रूप से गुटखा और पान मसाला खाते हैं। हमारे देश में औसतन हर व्यक्ति एक साल में 5.7 लीटर शराब पीता है। हर व्यक्ति औसतन लगभग 5.5 लीटर शराब पीता है, और इस शराब को अब हमारा समाज भी बुरा नहीं मानता। शराब पीना हमारे समाज में बुरा नहीं माना जाता। जन्मदिन की पार्टी से लेकर शादी के समारोह में अब शराब खुलेआम पी जाती है, और यह भी तब होता है जब शराब के कारण हर साल हमारे देश में 16 लाख लोगों की मौत होती है। एक सर्वे के मुताबिक 15.4% पुरुष हर रोज शराब पीते हैं, जबकि 16.9% महिलाएं भी हर रोज शराब पीती हैं। इसके अलावा 43.5% पुरुष हफ्ते में एक बार शराब पीते हैं, जबकि 36.6% महिलाएं भी हफ्ते में एक से कम बार शराब जरूर पीती हैं, लगभग एक बार मान लीजिए। और अब शराब पीने को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। एक ज़माना था जब हमारे परिवारों में जब कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता था तो उसके सामने शराब नहीं पी जाती थी। लोग एक दूसरे से छिपाते थे ये बात कि वो शराब पीते हैं। वो कहते थे कि अगर घर के बाकी के बड़े सदस्य आसपास हैं तो वो शराब नहीं पिएंगे। शराब लोग छुप छुप कर पीते थे। कोई पूछता भी था तो सामाजिक रूप से इनकार कर देते थे कि हम शराब पीते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज से 90 वर्ष पहले, वर्ष 1935 में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था मधुशाला। और इस कविता के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे मधुशाला सारे बंधनों को तोड़कर लोगों का मेल कराती है। और इस कविता की कुछ लाइनें इस तरह थीं जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद तो लोगों में मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन जो मधुशाला होती है वो उन लोगों के बीच भी मेल करा देती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज आप इन शराब की दुकानों को मधुशाला मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो ये लाइन देखेंगे यही तो है मधुशाला। ये आधुनिक समाज की, आधुनिक भारत की मधुशालाएं हैं। और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये मधुशालाएं लोगों का मेल करा रही हैं। इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। यहाँ पर कोई ओबीसी के लिए अलग लाइन नहीं है, दलितों के लिए आरक्षण नहीं है, अगड़े भी उसी लाइन में है, पिछड़े भी उसी लाइन में है, हर धर्म के लोग उसी लाइन में हैं और मिलजुल कर मधुशाला की इस लाइन में खड़े हुए हैं खुशी खुशी। इस लाइन में गरीब भी हैं, इस लाइन में मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और अमीर भी हैं, और इस लाइन में बेरोजगार लोग भी हैं जो अपनी बेरोजगारी का गम भुलाने के लिए शायद इस मधुशाला की लाइन में लगे हुए हैं।
तो हमारे देश में आज भी जो मधुशाला है वो लोगों का मेल बहुत अच्छे से करवा रही है। अब आप इसका जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूँ और ये शब्द है घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस। अपनी स्क्रीन पर देखिए, घरेलू हिंसा ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। आप जब भी इस शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में यही बात आती होगी कि किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की होगी, उसके साथ मारपीट की होगी। लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि एक पत्नी भी अपने पति के साथ घरेलू हिंसा या मारपीट कर सकती है और कोई पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है? ये बात आज आपको अजीब लगती होगी, लेकिन कड़वा सच ये है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन वो कभी इसकी शिकायत नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसा ही मध्य प्रदेश के रहने वाले अंकित के साथ हुआ है। अंकित की उम्र 33 वर्ष है और 33 साल के अंकित का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर उसके साथ घर पर मारपीट करती है और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ उसने पिछले साल पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मदद के लिए जब उसने चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से मारपीट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए, तब भी लोगों ने यही कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वो कैसा पति है जो अपनी पत्नी से इस तरह पिट रहा है। लेकिन बाद में ये वीडियो वायरल होने लगे और अब लोग अंकित के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के कानून हो सकते हैं तो पुरुषों के लिए भी ऐसे कानून क्यों नहीं है। अंकित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो अंकित को और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा देगी। हालांकि इन आरोपों की कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है और इन आरोपों पर हमारी टीम ने अंकित की पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमें उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अगर पत्नी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता तो वो हम आप तक ज़रूर रखते। अंकित का आरोप तो हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, लेकिन पत्नी का क्या पक्ष है ये हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पक्ष उन्होंने रखा नहीं। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पत्नी भी इस घटना पर अपना पक्ष ज़रूर रखें, क्योंकि असली जो मुद्दा है, क्या कारण है इस मारपीट का, घरेलू हिंसा का, वो तभी पता चलेगा। भारत में किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा की ये पहली घटना नहीं है। वर्ष 2022 में राजस्थान में भी एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर करके ये कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इसी वजह से अदालत को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सोचिए, पति अपनी पत्नी से सुरक्षा मांग रहा है। ये व्यक्ति अलवर जिले के एक स्कूल का प्रिंसिपल था और एक सीसीटीवी वीडियो में उसकी पत्नी इस व्यक्ति को क्रिकेट के बैट से मारती हुई दिख रही थी। ये वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ एक चिंताजनक बात यह है कि जब घर में ये घरेलू हिंसा हो रही है माता और पिता के बीच, तो जो छोटा बच्चा है वो ये सब होते हुए देख रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, सब कुछ उस छोटे बच्चे के सामने ये माता पिता दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे घर में न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जहाँ छोटे छोटे बच्चों के सामने जो पति पत्नी हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे के प्रति खराब भाषा का प्रयोग करते हैं। और इन छोटे बच्चों पर इस सारी घटना का क्या असर पड़ता होगा, इसका अंदाज़ा भी शायद अभी आप नहीं लगा सकते। इसी तरह वर्ष 2023 में पुणे में एक महिला ने दुबई न ले जाने पर अपने पति के साथ मारपीट की और इस घरेलू हिंसा में उसके पति की मौत हो गई थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि ये महिला अपने पति से ये मांग कर रही थी कि वो उसे वेकेशन पर छुट्टियों में दुबई लेकर जाए। जब पति दुबई नहीं लेकर गया तो घरेलू हिंसा हुई और उसके बाद इस लड़के की, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, निखिल की मौत हो गई। भारत में पुरुषों के साथ होने वाली इस घरेलू हिंसा पर ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अब आपने देखा होगा हाल ही के कुछ वर्षों में लगातार वीडियोस जो हैं, सीसीटीवी के वीडियो हैं, मोबाइल फ़ोन से बनाए गए वीडियो हैं, ये लगातार बाहर आ रहे हैं। और इससे आपको
हमारे समाज की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो बहुत दुखद हैं, बहुत चिंताजनक हैं। और आपको ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में घरों की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हमारे परिवार टूट रहे हैं, कैसे पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं। और हमारे समाज में अब भी यही कहा जाता है कि पुरुष पीड़ित नहीं हो सकता, पीड़ित तो पत्नी ही होगी। ये बात सही है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं को आज भी अहमियत नहीं दी जा रही। और हमारे समाज में ये धारणा है कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं शारीरिक दृष्टि से। कोई भी पुरुष किसी रिश्ते में पीड़ित नहीं हो सकता, लोग ऐसा मानते हैं। और हमारे देश के जो पुरुष हैं उन्हें भी बचपन से यही बताया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते। और जो पुरुष अपनी पत्नी से पिट रहा है उसका समाज में मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि वो कमज़ोर है और वो कायर है। अगर आप आंकड़े देखेंगे हाल ही में तो ये आंकड़े आपको बताते हैं कि मर्द के दर्द के पीछे की जो कहानी है वो कुछ अलग ही है। ये आपको आंकड़े बताएंगे कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रो रहा है, मर्द भी कमज़ोर हो सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जब हमारे देश की 18 से 49 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं से यह सवाल पूछा कि क्या वो अपने पति के साथ हिंसा करती हैं, तो इनमें से 4% महिलाओं ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने कई बार अपने पतियों के साथ मारपीट की है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि यह सर्वे महिलाओं से पूछे गए सवालों पर ही आधारित था। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2005 में हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से कम 7 पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती थी। लेकिन बढ़ते बढ़ते 2015 में यह आंकड़ा 29 पुरुषों तक पहुंच गया। आप देख लीजिए और सोचिए 10 साल के बाद अब 2025 में तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं ये तो 2015 का है। अब 2025 के नए आंकड़े आए नहीं हैं, जब आएंगे तो आप देखिएगा कि इससे कहीं ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी होगी ऐसे पुरुषों की जो घरेलू हिंसा का शिकार है। पूरी दुनिया के 405 करोड़ पुरुषों में से 75 करोड़ पुरुष हमारे देश भारत में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली इस घरेलू हिंसा को हमारा कानून भी हिंसा नहीं मानता। आज भी हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून हैं, जिनमें से एक कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लेकिन पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कोई भी कारगर कानून नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो ही नहीं सकते, जबकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पुरुषों के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को गंभीर मुद्दा माना गया है। ब्रिटेन में 40%, अमेरिका में 30%, कनाडा में 25%, फिनलैंड में 24%, ऑस्ट्रेलिया में 23%, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 18% और स्पेन में 15% पुरुषों के खिलाफ उनकी पार्टनर घरेलू हिंसा या मारपीट करती हैं। और इन सभी देशों में पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के कानून मौजूद हैं। लेकिन भारत में ना तो सरकारें इसे एक बड़ी समस्या मान रही हैं और ना ही हमारा समाज इस कड़वी सच्चाई को अभी स्वीकार करने की स्थिति में है। एक सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर 51% पुरुषों ने यह माना था कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार मारपीट जरूर की है। लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी किसी को कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने इस बात को छुपा लिया क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर था, या उन्हें यह डर था कि जब वो आगे जाकर किसी को बताएंगे तो समाज उनका मजाक उड़ाएगा। जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटना होती है तो हमारा समाज उसके साथ सहानुभूति जताता है और हिंसा के लिए उसे दोष नहीं देता। लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो उस पुरुष को ही अक्सर ताने दिए जाते हैं। कहा जाता है कि वो असली मर्द नहीं है,
वो अपनी पत्नी से डरता है, या बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ज़रूर इस पुरुष ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसकी पार्टनर या इसकी पत्नी इसकी पिटाई कर रही है। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने एक सर्वे किया, जिससे पता चला कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके घर में टीवी है और जो महिलाएं नौकरी करती हैं, ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ ज़्यादा घरेलू हिंसा करती हैं। और जो पुरुष शादी के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ऐसे पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां ज़्यादा मारपीट करती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस सर्वे की रिपोर्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। जॉइंट फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 28 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हर 1000 पुरुषों में से 32 पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां मारपीट करती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पति पत्नी अलग होते हैं अपने परिवार से, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, वहां पर पुरुषों के खिलाफ ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं ऐसे पुरुषों के साथ ज्यादा हो रही हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं। ऐसे पुरुषों पर अपनी पत्नियों को नया फोन दिलवाने का दबाव होता है, नए कपड़े, नई साड़ी या कोई नया गिफ्ट, या फिर छुट्टियों पर, वेकेशन पर किसी जगह ले जाने का दबाव होता है। और जब वो इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, तब उनका हर रोज अपमान किया जाता है और उन्हें भी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस अपमान के घूंट को हर क्षण पीना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की सारी डिमांड्स को पूरा कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं गलत होती हैं या सारे पुरुष सही ही होते हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है और ये ऐसा है भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह एक ज़माने में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक बहुत गंभीर समस्या थी, ठीक उसी तरह से आज के इस इंटरनेट युग में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। हालांकि महिलाओं के मुकाबले ये जो समस्या है आज भी छोटी है, लेकिन समस्या गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत में शादी को, विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, अब उसी देश में लोगों का शादियों में दम घुटने लगा है। इस बात को आप उत्तर प्रदेश की इस घटना से आज और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी शादी के 15वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी। और जिस शूटर ने इस महिला के पति को गोली मारी, उस शूटर को इस महिला ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और जानते हैं ये पैसा कहां से आया? ये वही पैसा था जो इस महिला को शादी में मुंह दिखाई के रूप में मिला था। यानी मुंह दिखाई के लिए जो पैसा मिला, उसी पैसे से सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। जिस व्यक्ति से इसकी शादी हुई थी वो शहर का एक बड़ा कारोबारी था, उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, पैसा, सब कुछ था। इस महिला ने यह सोचा कि वो शादी के बाद अपने पति की हत्या करवा देगी और उसकी संपत्ति को हड़प कर अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड के साथ बाद में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। लेकिन पुलिस ने अब इस महिला और इसके बॉयफ्रेंड और हत्या करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो अभी पिछले हफ्ते ही मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि अब पुरुष भी किसी रिश्ते में उतने ही असुरक्षित हैं जितनी महिलाएं हैं। और अब रिश्तों में प्यार, समर्पण, सम्मान और विश्वास का मतलब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इन सब की जगह धोखे और फरेब ने ले ली है। सारी लोकेशन पुलिस बता रही है, लड़की ने दी कि अब भाई मेरा वहाँ से निकल रहा है और इस जगह पे तो वो पीछे से मोटरसाइकिल लगाए हुए थे। बहुत गलत किया है। तो क्या लगता है आपको? हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। जो हमको नहीं पता
प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था, और अनुराग यादव ने अपना हत्या, दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पे अब वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया, और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी, और उसने हमें बताया नहीं, और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। वर्ष 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, और ये स्टडी बहुत लंबी स्टडी थी। 85 वर्षों तक ये स्टडी चली जो रिश्तों पर की गई थी। हम स्टडीज़ तो बहुत करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, बड़े बड़े सर्वेज करते हैं, लेकिन रिश्तों पर बहुत कम शोध किया जाता है। रिश्तों पर हुए इस शोध में, इस स्टडी में ये बताया गया कि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव की जगह तनाव होता है, उन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते जिनके रिश्तों में तनाव है, जबकि जिन लोगों के रिश्तों में लगाव और प्यार होता है और घुटन नहीं होती, वो लोग लंबा जीते हैं, खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे देश के लोगों के रिश्तों में घुटन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, असहनशीलता बढ़ रही है, तो लोगों का व्यवहार आक्रामक क्यों नहीं होगा और उन्हें हर वक्त इसी प्रकार से गुस्सा क्यों नहीं आएगा। जब ऐसा देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक प्रकार से क्रोध में है, भारत गुस्से में है, अपने घर में भी गुस्से में है, और जब आप बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सड़कों पर भी जो लोग जा रहे हैं वो भी न जाने किसी बात पर नाराज़ हैं, किसी बात पर गुस्से में हैं, क्रोध में हैं। उन्हें हर किसी को पीछे छोड़कर आगे निकलना है, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उससे वो लड़ भी सकते हैं, उसके सामने अपना क्रोध भी जाहिर कर सकते हैं। यानी हर शख्स परेशान सा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार ईद के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश को एक सरप्राइज़ दिया है, और सरप्राइज़ ये है कि ईद के मौके पर बीजेपी भारत के गरीब मुसलमानों के लिए एक नया गिफ्ट देने वाली है। बीजेपी ने आज से एक नया अभियान शुरू किया है, और इस अभियान का नाम है सौगाते मोदी, यानी मोदी की तरफ से सौगात। इस अभियान के तहत बीजेपी देश भर के 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर एक स्पेशल गिफ्ट देगी, और इस गिफ्ट में एक विशेष किट दिया जाएगा, और इस किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की एक महिला के लिए सूट का कपड़ा होगा, सेवइयाँ होंगी, दूध होगा, चीनी होगी और ड्राई फ्रूट्स होंगे। अगर हम ये मान लें कि एक मुस्लिम परिवार में औसतन कम से कम 4 लोग भी हैं, तो बीजेपी इस अभियान के तहत 1 करोड़ 28 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर ये विशेष गिफ्ट बांटेगी। ईद के साथ 13 अप्रैल को इस बार बैसाखी भी है, और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे भी है। इसलिए अल्पसंख्यक सिख परिवारों और गरीब ईसाई परिवारों को भी विशेष किट बांटी जाएगी, ये विशेष गिफ्ट दिया जाएगा, और इस अभियान को बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी सफल बनाएंगे, और हर पदाधिकारी को कम से कम 100 तोहफे बांटने होंगे। इस प्रकार के 100 किट बांटने होंगे। ये पहली बार है जब बीजेपी ने अपनी स्थापना के 45 वर्षों में ईद के मौके पर इस तरह का कोई राष्ट्रव्यापी अभियान मुसलमानों के लिए चलाया है, और इस सौगात को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सौगात बताया है, सौगाते मोदी इसे कहा है। अब तक भारत के तमाम विपक्षी दल और विपक्षी नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर यही आरोप लगाते आए हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, और लोकसभा में बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम समुदाय से नहीं है। यानी बीजेपी
चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देती और वो मुसलमानों के खिलाफ है, ये एक नैरेटिव गढ़ा गया है विपक्षी दलों द्वारा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने भले ही राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार किया हो, महाकुंभ का बहिष्कार किया हो, राम मंदिर की और महाकुंभ की शुभकामनाएं लोगों को ना दी हों, ऐसे आपको बहुत सारे विपक्षी नेता मिल जाएंगे जिन्होंने राम मंदिर की बधाई देश के लोगों को नहीं दी, महाकुंभ की बधाई नहीं दी, कहा कि महाकुंभ तो बेकार की चीज है, राम मंदिर से भी अपने आप को हटा लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रमजान और ईद से लेकर सभी धर्मों के त्योहारों पर देश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर देते हैं और अब बीजेपी उनके नाम से देश भर के 32 लाख मुसलमानों को ईद की सौगात देने वाली है। ईद के सामान है, ईस्टर के सामान है और उसमें हमारी जो बहन है उसके लिए हमने ईद का कपड़ा रखा हुआ है और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हो। जो प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के पालक भी हैं, तो पालक का आशीर्वाद भी उन तक पहुंचे। और हमारी संस्कृति है जब हम कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए हम लोग तोहफा मोदी का किट लेकर जा रहे हैं। इस सौगात मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरण कार्यक्रम ये है और इसको पूरी तरीके से उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके यहाँ ईद के वक्त काफी दिक्कतें होती थी। दरअसल 32 लाख जो देश भर के मुसलमान हैं उनको इस तरीके की किट जो है वो दी जा रही है और ये बड़ा कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहाँ पर दिल्ली में किया जा रहा है और इसके साथ ही देश भर के अलग अलग कोनों में इस तरीके की तैयारी की गई है। इस किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें महिलाओं के लिए कपड़े की व्यवस्था की गई है, यानी कि उनको कपड़ा मुहैया कराया जाएगा। ईद के मौके पर कपड़े जो हैं खास तरीके के इस किट के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी सामान है उसको दिखाते हैं। सेवैयां सबसे खास होता है ईद के वक्त जो है उसको भी इसमें मुहैया कराया जा रहा है इस किट के अंतर्गत। तो ये ऐसी एक जो किट तैयार की गई है मोदी सरकार की तरफ से और बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से इसको बांटने के लिए व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर कर रही है। हमारा तो पहला से भी मिला है, मोदी जी की तरफ से तो हमारा बहुत कुछ अच्छा मिला। हाँ, हमारा तीसरी साल रमजान में भी मेरे मोदी जी ने 12,000 रुपया दिया, घर भी दिया। मेरा तो यहाँ का ही ग्रुप है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है, उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे भी ऐसा काम करके आया हमारा के लिए। तमाम जो देश भर के जो मुस्लिम परिवार हैं उनको इस बात को लेकर के काफी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अब देखिए, बीजेपी ये अभियान गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए चला रही है और इन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी पसमानदा का अर्थ होता है पिछड़े हुए मुसलमान और ये वो मुसलमान होते हैं जिनके पूर्वज आज से सैकड़ों वर्ष पहले दलित और पिछड़े हिंदू परिवारों से थे, लेकिन बाद में जाति व्यवस्था के कारण ये मुसलमान बन गए या और अलग अलग कारणों से इन्होंने मुस्लिम धर्म को यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया, मुसलमान बन गए और अब इन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि भारत के मुसलमानों की आबादी में पसमानदा मुसलमान 80% तक हो सकते हैं और इनके साथ आज भी बहुत भेदभाव होता है क्योंकि ये गरीब हैं और पिछड़े हुए हैं और इसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें हर बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है और इसका कुछ असर हुआ भी है। आज देश के जिन 65 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है, उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण कुछ मुसलमान हो सकता है कि बीजेपी के साथ आए हों, कुछ, मुट्ठी भर, बहुत कम। हालांकि यहां बीजेपी की मुश्किल यह है कि जब वो ईद पर देश के गरीब मुसलमानों को सेवैयां बांट रही है, तब दिल्ली में उसी के कुछ विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और ईद इसके अगले दिन 31 मार्च को है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी के विधायक
और सांसदों की ये मांग है कि नवरात्रि के दौरान मुसलमानों को मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है। और तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें। और निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की, तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता ही है। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रा हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते और ऐसे में मीट की दुकानें सजी हो तो वो दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जिस उनकी भी 2 ईद आती है, एक मीठी ईद आती है, एक उनकी ईद आती है बकरा ईद आती है। जब बकरा ईद पे वो सेवन करते हैं बकरे का और मीठी ईद में मिठाइयाँ करते हैं, तो ये त्योहार भी हमारा मिठाई का त्योहार है। इस त्योहार के ऊपर, इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए दिल्ली में मीट की दुकानें नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। मंगलवार को भी बंद होनी चाहिए। देखो, एक छुट्टी पूरी दिल्ली में सभी दुकानों के लिए है। अगर वो मंगलवार को करना चाहिए तो मंगलवार को करे। हमने ये नहीं कहा कि मीट की दुकानें, मटन की दुकानें बंद कर दीजिए। हमने ये कहा है खुले में मांस का कटना, पकाना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? 9 दिन नवरात्र के हैं। इस 9 दिन के लिए हमने ये मांग की है क्योंकि ये हिंदू सनातन आस्था का विषय है। देखिए, ये मीठी ईद है, ये बकरीद नहीं है और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरीद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग हो रही है, तब देश को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में 60% मीट की दुकानें हिंदू समुदाय के लोगों की हैं और 40% मीट की दुकानें मुसलमानों की हैं। आपको याद होगा कि इसी महीने की 14 तारीख को होली भी थी और जुम्मे की नमाज भी थी, जिसकी वजह से देश में उस दिन हाई अलर्ट जारी करना पड़ा था। लेकिन देश के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने ये बता दिया कि वो होली और जुम्मे की नमाज एक साथ खुशी खुशी मना सकते हैं और उनके बीच अब भी आपसी सौहार्द बरकरार है। लेकिन अब एक और चुनौती आ रही है और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि फिर से देश के हिंदू और मुसलमानों के सामने ये चुनौती है, जिसमें 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और 31 मार्च को ईद का त्यौहार है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने सौगाते मोदी जो योजना है ये शुरू की है। बीजेपी देश भर के मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर ये स्पेशल गिफ्ट भेज रही है, दे रही है। लेकिन सौगाते मोदी के बाद क्या मुस्लिम देश के बीजेपी को वोट देंगे? क्या इस सौगात के बाद भी देश का मुसलमान बीजेपी के साथ कोई रिश्ता रखेगा? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो विपक्षी नेता हैं वो हर बार और आगे भी हमारे देश के मुसलमानों के दिमाग में एक ही मुद्दा भरते रहेंगे और वो है असुरक्षा। और वो बार बार ये कहते रहेंगे कि जब तक बीजेपी की सरकार है देश के मुसलमान असुरक्षित हैं। और जब मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है तो कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, वो फिर किसी गिफ्ट की तरफ नहीं देखता। वो सिर्फ ये सोचता है कि वो सुरक्षित कैसे रह सकता है, परिवार सुरक्षित कैसे रह सकता है। लेकिन ये एक ब्रेन वॉश जैसी स्थिति है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया है और ये बजट दिल्ली के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा बजट है अब तक का। बीजेपी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में 31% ज्यादा है। इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ है कि अप्रैल से दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली के महिलाओं के लिए खुशखबरी यह है कि अगले महीने से 2,500 रुपए प्रति महीना मिलने वाली योजना के लिए
महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। 5100 करोड़ रुपए अलग से हैं, जिससे महिला समृद्धि योजना चलाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 72 लाख महिला वोटर्स में से 17 लाख महिलाओं को सरकार हर महीने 2500 रुपए देगी। ये 17 लाख महिलाएं वो होंगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आपके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है तब आपको ये पैसा मिलेगा। अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं या बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि हर महिला को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसी बजट में सरकार ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए 210 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने। महिलाओं के बारे में तो आपको बता दिया। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए, पीने के साफ पानी के लिए और सीवेज के लिए 9,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। यमुना की सफाई आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में और ये सरकार कह चुकी है कि वो यमुना की सफाई का काम जल्दी से जल्दी करेगी। यमुना नदी में नालों का पानी ना गिरे, इसके लिए सीवेज प्लांट के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद ही यमुना में छोड़ा जाए। तो यमुना की सफाई भी जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार के लिए रहेगा। एक अनुमान है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किए थे, लेकिन ये खर्च कहां हुआ, ये लेकर उन पर आज भी एक बड़ा सवाल बनता है। अब बीजेपी आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार की तरफ से यमुना की सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए गए थे, लेकिन फिर भी यमुना साफ नहीं हो पाई। इसके अलावा दिल्ली के बजट में झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इसकी मदद से झुग्गी बस्तियों में साफ सफाई और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अब सरकार देगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और उनका कहना था कि पहले की सरकारें बजट देती थीं, लेकिन झुग्गी बस्तियों पर उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया।